उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, एक ऐसा माफिया सरगना जो करीब 3 दशक तक दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करता रहा। लेकिन अब उस खौफ और उस दहशत का अंत हो चुका है। मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है। मुख्तार अंसारी की कल रात हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। परिवार ने फ्लू पॉइजन देने का आरोप लगाया है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल बनाया। इस पैनल ने मुख्तार का पोस्टमार्टम कर दिया और आगे की जांच के लिए रिसरा सुरक्षित रख लिया। अब मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने की तैयारी है, जहां उसको मोहम्मदाबाद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। योगी सरकार ने जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे कि पूरा सच सामने आ सके कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल में मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। मुख्तार का परिवार पिछले कई दिनों से लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्तार को फ्लू पॉइजन दिया जा रहा है। 3 दिन पहले जब मुख्तार की पहली बार तबीयत बिगड़ी थी तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने कहा था कि मुख्तार को जेल में ही जहर दिया जा रहा है। कल मुख्तार की मौत के बाद उसके बेटे उमर ने यही आरोप दोहराया। अब उमर अंसारी ने नई मांग रख दी। उमर अंसारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्टर्स के पैनल पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में उनके पिता का पोस्टमार्टम कराया जाए। उमर ने बांदा के डीएम की चिट्ठी लिखकर ये अपनी मांग दोहराई है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया है। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज़ पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा कर चुका है। अब उसका शव किसी भी वक्त गाजीपुर के लिए रवाना किया जा सकता है। लेकिन मुख्तार का बेटा उमर अंसारी ये कह रहा है कि अभी तक पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं है। हम लोग पोस्टमार्टम जो अभी जाते समय मेरे अभी तक नहीं हुआ था। क्या आपत्ति कुछ नहीं है। आपत्ति बस ये है कि वो लिखित में हमने जिला अधिकारी साहब को दे दिया है, देखते हैं वो क्या फैसला। एम्स के डॉक्टर से आपने कहा कि जी हाँ पंचनामा हुआ है। एम्स के डॉक्टर नहीं आएंगे तो क्या पोस्टमार्टम करवाएंगे आप? हम करवाने और ना करवाने वाले कौन होते हैं, शासन और प्रशासन के ऊपर है। हमने लिख के अपनी बात कह दी है, वो रिफ्यूज करेंगे, वो हमें रिटर्न में दे दें, बात खत्म। लेकिन डॉक्टर अगर नहीं आ पाएंगे, डॉक्टर नहीं आ पाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, हमने अपनी आपत्ति कर दी है। आखिरी बार डीएम बांदा से कब बात हुई थी? मेरी बात नहीं हुई। फॉर्मेलिटी तो शुरू हो गई थी पोस्टमार्टम की, तो अचानक से क्या? नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि फॉर्मेलिटी शुरू पंचनामा भी हो गया था। जी पंचनामा वो अलग चीज होती है, वो तो प्लेस ऑफ डेथ पे होता है। मुख्तार अंसारी से उसकी बेटी उमर अंसारी की आखिरी बातचीत का ऑडियो भी आज सामने आया। बांदा मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद मुख्तार ने अपने बेटे से फोन पर बात की थी और इस दौरान मुख्तार अंसारी ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया था। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? 18 तारीख से बाद से बाकी नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ। बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी।
बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से। हाँ चलो देखो, बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिवा बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमने बोल पाओगे। जरा सोचिए, जो व्यक्ति कभी आतंक का पर्याय था, वो व्यक्ति ये आखिरी शब्द कह रहा था कि अब हम खड़े रहने लायक हैं नहीं, बात करने लायक है नहीं, बेहोश तक वो हो गया था। इस वक्त हमारे दो सहयोगी विशाल प्रताप सिंह और पवन नारा जुड़े हुए। विशाल बांदा से हैं, पवन नारा गाजीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त बहुत सतर्क नजर आ रही है। सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी एसटीएफ चीफ और उत्तर प्रदेश के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि राज्य में कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई जानकारी नहीं है। चलिए, क्या कहा अमिताभ यश ने वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम विशाल से अपडेट ले लेते हैं। विशाल, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या कोई जानकारी अभी तक दी गई है बाहर? मीनाक्षी, देखिए, बाहर कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं दी जा रही, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमको कंफर्म कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम है मुख्तार अंसारी का, वो कंप्लीट कर लिया गया है। और इस समय हम लाइव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा देते हैं कि जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर का मॉर्चरी परिसर का जो हिस्सा है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, किस तरीके से पुलिस का जो एस्कॉर्ट यहाँ से लेकर के गाजीपुर तक साथ जाना है, 26 गाड़ियों का जो काफिला है, ये पूरी तरीके से तैयार है। पुलिसकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, जिनको ड्यूटी पे जाना है वो गाड़ियों के आसपास ही खड़े हुए हैं। सबको ये बता दिया गया है अब से कुछ ही देर में यहां से चलने का निर्देश हो जाएगा। उमर अंसारी अपने जो साथियों के साथ आए हुए थे वो फिलहाल अंदर मौजूद हैं, वो डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले तक उमर अंसारी ये कह रहे थे कि उन्होंने जानकारी में पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ करके वापस आए तो उनको ये पता लगता है, उनको जानकारी रास्ते में दी जाती है कि डॉक्टर्स की मौजूदगी में, डॉक्टर्स के पैनल में और वीडियोग्राफी करके मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि अब से 2 से 4 से 5 मिनट में मुख्तार अंसारी का शव लेकर के जो पूरा कॉन्वॉय है, पूरा जो काफिला है, वो बांदा से बस गाजीपुर के लिए रवाना होने वाला है। किसी भी वक्त ये काफिला, ये कॉन्वॉय रवाना हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि पंचनामा कंप्लीट कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई है और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, ताकि भविष्य में जो भी जहर से संबंधित जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करने के लिए भविष्य में विशाल और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं सरकार की ओर से। हमारे सहयोगी पवन नारा भी जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी का परिवार है और जो उसके चाहने वाले हैं, जो वहां पर इस वक्त उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, अब वहां पर लोगों के सेंटिमेंट क्या है, उनका क्या कहना है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें कि सुबह जब यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि शाम तक पार्थिव शरीर आ जाएगा, लेकिन अभी शाम के 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक बांदा से शव रवाना नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है, लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जरा लोगों से पूछ लेते हैं, आप बात करना चाहेंगे? बात करने के नाम पे पीछे हट रहे हैं। सर, ये खबर कब मिली आपको और प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया 9 बजे, हम लोग 9:30 बजे करीब मालूम। मोहम्मदाबाद में आज के दिन सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट सबके चेहरे पे उदासी है। उदासी है। सर, ये जानकारी आपको कब मिली और इस पूरे घटनाक्रम को आप मोहम्मदाबाद निवासी के तौर पर कैसे देख रहे हैं? हम लोग को घटना का जानकारी सुबह मिली है। हम देहात के रहने वाले हैं। सुबह मिली है और ये घटना से हम लोग बहुत दुखी हैं। इसी कैसे होना नहीं चाहिए था घटना।
ये मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि हृदयाघात से ये देहांत हुआ। क्या आप ये बात मान रहे हैं? आपको भी कुछ गड़बड़ लग रहा है? अब मेडिकल रिपोर्ट आने पे ही मालूम होगा, लेकिन हम लोग को तो भाई शक है। क्या शक है? शक है भाई, उनको मारा गया है, जहर दिया गया है। जहर दिया गया है। तो आप देखिए, लोग कह रहे हैं गम है और हमें शक है कि जहर दिया गया है, मारा गया है, इस तरह की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने यहाँ एक बैरिकेड लगाया है, उसके आगे लोगों को जाने के, मीडिया को खास तौर पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब यहाँ जरूर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये यहाँ मोहम्मदाबाद में उस वक्त का इंतजार है जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा, लेकिन उसमें कई घंटे का वक्त बाकी है, क्योंकि बांदा से यहाँ लगभग 7 से 8 घंटे का सफर है और वो सफर अभी शुरू नहीं हुआ है। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर विशाल आपके पास आते हुए, देखिए, जो बार बार शक जाहिर किया जा रहा था विशाल, वो यही परिवार की ओर से कि वो बहुत कमजोर हो गए थे। जो एक आखिरी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त हमारे दर्शकों को, व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी नजर आ रहा है, बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। और उसी तरीके की ऑडियो भी सामने आई, वो कह रहे हैं कि मैं तो जेल के अंदर बेहोश भी हो गया था, पता नहीं कितने दिन रहूंगा नहीं रहूंगा। इस बात को लेकर भी उसे शंका थी, लेकिन जेल मैनुअल के आधार पर तो खाना दिया जा रहा होगा, दवा दी जा रही होगी, परिवार वालों से बातचीत भी करने का मौका पूरा मिल रहा था। इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया? देखिए, यही वजह है कि इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं मीनाक्षी, क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में आप देखिए, चाहे मामला मुख्तार अंसारी जो कि बेहद संवेदनशील हो उसका हो या फिर किसी आम कैदी का हो, अगर न्यायिक हिरासत में किसी भी कैदी की इस तरीके से मौत होती है जिस पर परिवार के लोग, जिस पे लोग सवाल उठाते हैं, तो सरकार का पहला दायित्व बनता है कि उसकी न्यायिक जांच के आदेश दें। और न्यायिक जो कमेटी बनती है उसको 1 महीने का मौका दिया जाता है कि सारी फाइंडिंग्स के साथ आप रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। रही बात मुख्तार अंसारी के परिवार से बातचीत होने की, तो आज जो ऑडियो सामने आया है जिसको कि बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अंसारी परिवार की तरफ से ही वायरल किया गया था, उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि मुख्तार अंसारी अगर कम्युनिकेशन परिवार के साथ करना चाहते थे तो मुख्तार अंसारी को इसकी पूरी छूट थी, क्योंकि जेल नियम कहता है कि एक कैदी, उमर अंसारी तो ये कह रहे थे, विशाल आपने भी सुनी होगी ये पूरी बातचीत, कि आप रोज एक बार बस हमसे बात कर लिया करें, हमें राहत मिल जाती है। तो उसे सुन के तो बल्कि ये मन में सवाल आ रहा था मेरे कि जब जेल मैनुअल के हिसाब से 2 बार बात करने की इजाजत है, तो फिर उमर अंसारी ऐसा क्यों कह रहे कि एक बार आप रोज हमसे बात कर लिया करें। खैर, मुख्तार की मौत के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी अलर्ट है। सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी एसटीएफ चीफ और यूपी के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि राज्य में कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई है। जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफ़ी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। आज कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। एक मुख्तार अंसारी था, एक उसकी डॉनगिरी की पूरी कहानी थी, लेकिन वो कहानी खत्म हो गई है मुख्तार अंसारी की मौत पर। लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है, ये सियासत पूरे जोर शोर से चल रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी चीफ मायावती तक माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर हमदर्दी जता रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज सबसे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि मुख्तार के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। इतना ही नहीं, मायावती के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि जेल के अंदर बीमार पड़ने से अगर मौत होती है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक्स पोस्ट पर अपना मैसेज भी छोड़ा। उन्होंने तो शिवपाल यादव की अगर हम बात करें तो वो तो कैमरे के सामने भी आए और कहा कि कोर्ट इस मामले को खुद अपने संज्ञान में ले। परिवार से हमारे
बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। मुख्तार की मौत पर सवाल उठाने वाली मायावती अकेली नेता नहीं है, शिवपाल यादव अकेले नेता नहीं है, बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी यूपी प्रशासन पर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। संवैधानिक संस्थाओं को इस मामले को खुद अपने संज्ञान में लेना चाहिए। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उसको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की माहौल पैदा होते हैं। हम सब जानते हैं, क्योंकि जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते आते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत कर रहे इंडिया अलायंस के नेताओं को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब दिया। नकवी ने कहा, इस मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग मौत के बहाने सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। सर, अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आरजेडी ने भी सवाल उठाए हैं और न्यायिक जांच की मांग की है। देखिए, कुछ लोगों की आदत है कि कोई भी संवेदनशील, कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका जो है वो इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करो, उसका पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन करो। और उसके पीछे की उनकी मकसद और मंशा एक होती है कि इस तरह के इमोशनल एक्सप्लाइटेशन के ज़रिए देश के जो सौहार्द का माहौल है उसमें सांप्रदायिकता का तड़का लगाओ और तड़का लगा करके सियासी रोटियां सेको। जहाँ तक सवाल है, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी सच्चाई, जो भी हकीकत है, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा सियासत करने की, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें न तो इतिहास की जानकारी है, न हकीकत, न वर्तमान की जानकारी है। जो मऊ हो, घोसी हो, आजमगढ़ हो, गाज़ीपुर हो, ये वो तमाम इलाके जो है वो कभी जो कामरेडों का गढ़ कहलाते थे, वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गए? उसका कौन गुनहगार है, कौन उसका जिम्मेदार है, कौन उसकी इस पाप का? कभी इस बात को किसी ने महसूस किया कि जो कभी पॉलिटिकली, सोशली बहुत संवेदनशील लोगों का एक क्षेत्र कहलाता था, वहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ कैसे दिखाई देने लगी? दुख की बात है ये। और उसके बाद सियासत हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, मुख्तार अंसारी की छवि एक डॉन की रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या का दोषी था। लेकिन आज उसकी मौत के बाद सियासत जबरदस्त हो रही है और आज इसी सियासत पर, इसी मौत पर सवाल उठाने वालों पर कृष्णानंद राय के भतीजे ने जमकर हमला बोला, उनके भाई ने भी जमकर हमला बोला। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान आनंद राय ने कहा कि ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इससे पहले जब मेरे भाई की हत्या हुई तब ये सवाल उठाने वाले लोग आखिर कहां थे? सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। डॉक्टरों की टीम ने न्यूज हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है कि हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, शायद हो गया होगा, तो जो होगा सामने आएगा। लेकिन पूर्व की सरकार में जेल में तानाशाह रूप से बैठकें करते थे, 100-200 लोगों को बैठा के मीटिंग करते थे, धन उगाही करते थे, हत्या की सुपारी देते थे। उस समय इनकी तबीयत नहीं खराब होती थी, उस समय सवाल नहीं उठते थे। अवधेश राय जी की हत्या हुई, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मन्ना सिंह ठेकेदार मऊ की हत्या हुई, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मऊ के दंगे में खुलेआम हथियारबंद
लोगों के साथ गाड़ी में चारों तरफ घूमता था, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। तो आज राजनीति का रोटी सेकना है तो लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पूर्व की सरकारें पसंद करती आई हैं और पसंद करती रहेगी। उनकी जैसी मंशा है उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। वाकई में जिसने अपने परिवार का सदस्य खोया हो उसके मन के ये भाव बहुत ही नॉर्मल है और ये नाराजगी भी जायज है। जिस माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासत गरमाई हुई है, वो मुख्तार अंसारी आखिर कैसे माफिया बना? जिसके दादा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, चाचा देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे और नाना भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रहे, उस घर का लड़का कैसे जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया? अब आपको उसकी एक एक क्राइम की कहानी बताती हूँ। मुख्तार अंसारी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन कॉलेज तक जाते जाते उसके हाथ में बैट और बॉल की जगह पिस्टल आ गई, AK-47 आ गया। ये तो घर वालों को भी नहीं पता चला। मुख्तार गाजीपुर में एक्टिव मखानू सिंह गैंग में शामिल हो गया, जिसकी राइवलरी साहिब गैंग से थी और ब्रिजेश सिंह इस साहिब गैंग का मेंबर था, टॉप मेंबर था बल्कि। मुख्तार अब 25 साल का हो चुका था और उसी साल यानी कि 1988 में सच्चिदानंद राय नाम के एक शख्स की हत्या हुई और इसमें पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। ये कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। सच्चिदानंद राय मर्डर केस में नाम सामने आने के बाद गाजीपुर और आसपास के इलाके में लोग मुख्तार अंसारी का नाम जानने लगे थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक थे। ऐसे में मुख्तार अपराध के जरिए अपनी जमीन के कारोबार और ठेकेदारी में हाथ आजमाने लगा, जहां पहले से ब्रिजेश सिंह या यूं कहें साहिब गैंग का राज था। ऐसे में मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के बीच में दुश्मनी बड़ी नॉर्मल बात हो गई थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग का मेंबर था और ब्रिजेश सिंह साहिब सिंह गैंग का मेंबर था। तो दोनों के बीच में ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर यह दुश्मनी बढ़ती चली गई। अपराध की दुनिया में मुख्तार का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। मुख्तार को अब ये लगने लगा था कि अगर ठेकेदारी और जमीन के कारोबार को और ऊंचाइयां देनी है तो इसके लिए तो राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985 में ही मोहम्मदाबाद से विधायक बन चुके थे। ऐसे में उसने पहले BHU की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की और अगले ही साल यानी कि 1996 में BSP के टिकट पर मऊ से पहली बार चुनाव लड़ा और फिर जीतकर विधानसभा भी पहुंचा। विधायक बनने के बाद उसने ब्रिजेश सिंह को खुली चुनौती दी और फिर वो जानी दुश्मन बन गए। साल 1996 में मुख्तार अंसारी माफिया से विधायक बन चुका था, उसकी राजनीति शुरू हो चुकी थी और अगले ही साल यानी कि 1997 में बनारस के मशहूर कोयला कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा का किडनैपिंग कांड हुआ। पता ये चला कि झारखंड से विजय नामक कोई कोयला व्यापारी आया था और बातचीत के बहाने रुंगटा को गाड़ी में बिठाया और उसका अपहरण कर लिया। लेकिन CBI की जांच हुई तो ये पता चला कि विजय कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्तार अंसारी था। रुंगटा के परिवार से फोन पर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई और साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस के पास गए तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। डर के वजह से रुंगटा के परिजनों ने 1.5 करोड़ रुपए भी दिए, फिरौती के तौर पर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद रुंगटा को इलाहाबाद ले जाया गया और कई टुकड़ों में काटकर शव को गंगा में बहा दिया गया। इस बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन क्या बताते हैं, आप उन्हीं से सुनिए। मुख्तार अंसारी पर 65 से ज़्यादा मुकदमे थे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन हैं। आपका तो इतना लंबा पुलिस का करियर रहा, किस तरह से मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया बन गया? देखिए, ये सब जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जो मेरी समझ कहती है, वो एक तो ठेकेदारी में कोई और सामने ना आए। नंबर 2, चंदासी मंडी, जो कि कोयले की मंडी थी मुगलसराय से पहले, मुगलसराय और वाराणसी के बीच में, उसके वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई हुई। उसी से ब्रिजेश सिंह से अदावत हुई और उसी को लेके जो है वो रुंगटा का अपहरण किया गया, क्योंकि रुंगटा भी बहुत बड़े कोयले के व्यापारी थे वहाँ के और BHP के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। उनकी जब अपहरण के बाद हत्या हुई तो उस पर बहुत लाइमलाइट में मुख्तार अंसारी आया और बड़ी छवि भी खराब हुई।
रूंगटा मर्डर के बाद मुख्तार क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था। सत्ता के संरक्षण की वजह से वो जुर्म की दुनिया में रोज नए नए कीर्तिमान रच रहा था। ब्रिजेश सिंह गैंग से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह एक साथ मिलकर मुख्तार को खत्म करना चाहते थे और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 23 साल पहले उफरी चट्टी में एक बड़ा कांड हुआ। साल 2001 में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी का उस पर पहला हमला करवाया और इस हमले में मुख्तार अंसारी की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उसके दोनों गनर समेत 3 लोग मारे गए। इसके 12 से ज्यादा समर्थक घायल हो गए। खुद मुख्तार अंसारी बाल बाल बचा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे थे उन दिनों और मुख्तार अंसारी अपने समर्थकों का प्रचार करने के लिए रविवार की छुट्टी के दिन भी अपने गांव मोहम्मदाबाद से एक काफिले के साथ निकला हुआ था। मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उफरी चट्टी गांव में कुछ लोग एक ट्रक पर छिपे हुए थे। मुख्तार का काफिला जैसे ही नजदीक आया, ट्रक पर सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में ब्रिजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह को नामजद कराते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। ब्रिजेश और त्रिभुवन के अलावा बाकी 15 लोग इस मामले में अज्ञात थे। उफरी चट्टी कांड के बाद मुख्तार और ब्रिजेश सिंह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मुख्तार को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ था क्योंकि वो खुद विधायक था और उसका भाई अफजाल अंसारी भी विधायक था। ऐसे में ब्रिजेश सिंह भी सत्ता के संरक्षण के साथ बीजेपी नेता कृष्णानंद राय से जुड़ गया। साल 2002 में कृष्णानंद राय के लिए उसने चुनाव प्रचार करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उस चुनाव में मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हार गए। सोचिए जरा, जो 5 बार का विधायक रहा हो उसकी हार हो जाए और वो भी एक बाहुबली का भाई हार जाए तो वो कितना तिलमिलाया होगा। कृष्णानंद राय की जीत से पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह का कद अचानक बहुत बढ़ गया। इससे मुख्तार अंसारी बौखला गया और कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रचने लगा और इसके लिए वो जेल तक चला गया। कृष्णानंद राय की जीत में ब्रिजेश सिंह भले ही पर्दे के पीछे काम कर रहा था, लेकिन मुख्तार को यह लगता था कि उसके परिवार के बादशाह को चुनौती कृष्णानंद राय ने दी है। इसलिए कृष्णानंद राय के मर्डर की प्लानिंग रची गई। कृष्णानंद राय की जान को खतरा था, इसलिए उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। बुलेट प्रूफ कार को आम राइफल से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और यह हर कोई जानता है। इसलिए इसके लिए LMG जैसे अत्याधुनिक हथियार की जरूरत थी जो केवल और केवल सेना के पास होती थी। उसने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए पूरा ताना बाना बुना। सेना के एक भगौड़े से 1 करोड़ में LMG की डील की और उन दिनों में तो 1 करोड़ की कीमत और कहीं ज्यादा हुआ करती थी। उसने 1 करोड़ रुपए लगाकर LMG खरीदी, जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश STF को मिल गई। उस समय शैलेंद्र सिंह STF के DSP थे। उन्होंने बाकायदा छापेमारी की, LMG को बरामद भी किया। मुख्तार पर पोटा के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन बाद में शैलेंद्र सिंह पर पोटा केस वापस लेने का जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो अपने लोगों से कहता था कि अगर ये लाइट मशीन गन हमको मिल गई तो हम कृष्णानंद जी को मार देंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ थी वो राइफल के अगेंस्ट में थी और इसकी मारक क्षमता ज़्यादा होती है लाइट मशीन गन की। तो इसलिए वो बार बार कहता था ये किसी भी कीमत पे ये लाइट मशीन गन हमारे पास आनी चाहिए, विरोधी के पास ना जाए। तो उस समय रीज़न यही था। और 1 करोड़ स्वाभाविक है, बहुत उस समय 20 साल पहले उसकी वैल्यू थी, लेकिन उस समय उसको लगता था नहीं 1 करोड़ में हम अपने विरोधी को निपटा देंगे तो पूरा साम्राज्य हमारा हो जाए, क्योंकि उसको पॉलिटिकल चुनौती मिलने लगे थे। अपने ही क्षेत्र में गाजीपुर में वो हार गया था, कृष्णानंद जीत गए थे, तो हाँ भाई उनके हार गए थे, तो उसको ज़मीन खिसकते नजर आई और उनके लिए बहुत बड़ा कांटा थे वो। तो इसीलिए उनको चाहता था कि लाइट मशीन गन मिले ताकि इनको हम खत्म कर सकें। मुख्तार अंसारी उस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में छा गया जब 2005 में मऊ में दंगे हुए। 14 अक्टूबर 2005 को मऊ में रामलीला मंचन के दौरान दंगा भड़का। शहर में आगजनी हुई, गोलाबारी हुई, बमबारी हुई। पूरा शहर 3 दिन तक जलता रहा और मुख्तार अंसारी, जो उस वक्त BSP का विधायक था, वो खुली जिप्सी में हाथ में हथियार लेकर अपने गुर्गों के साथ मऊ की सड़कों पर दंगाइयों की मदद करता दिखता रहा।
हालात तो ये हो गए थे कि कुछ हिंदू दुकानदार जिनकी दुकानों को जलाया गया था, उन दुकानदारों के पीछे मुख्तार खुद रिवॉल्वर लेकर दौड़ा था। मुख्तार अंसारी का जलवा ये था कि जब मैंने रिकवरी की उसके बाद मऊ दंगा हुआ, वो जेल से बाहर था और खुली जीप में घूम रहा था, तो सबको दिखाई दिया मीडिया के माध्यम से जब ये फुटेज आई कि देखो मुख्तार अंसारी का क्या जलवा है वर्तमान सरकार में। और जब उसका ये जलवा देखा लोगों ने तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार के अगेंस्ट बोल सके। तो जब ये माहौल बन गया तो कौन जाके गवाही देगा? जिसने कोशिश की न्यायालय में गवाही देने की वो मार दिया गया या डरा धमका के पीछे हटा दिया गया। तो मुख्तार को सजा कहाँ से हो पाती? न्यायालय तो सबूत के आधार पर चलता है। लेकिन जब वही निज़ाम बदला, योगी जी मुख्यमंत्री बने, 3 साल पहले पंजाब जेल से यहाँ आया और अब प्रोटेक्शन मिलने लगा गवाहों को, तो कन्विक्शन भी होने लगे। 1 साल के अंदर 2-2 उम्र कैद की सजा हो गई। तो न्यायालय सबूत पे चलता है, सबूत आने लगे सामने, लोग खड़े होने लगे, लोगों का विश्वास शासन सरकार पे होने लगा और उसका खामियाजा इसको भोगना पड़ा। मऊ दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया। 25 अक्टूबर 2005 को वो गाजीपुर जेल चला गया। अब जेल ही उसका परमानेंट एड्रेस हो गया था। आपको वो कहानी भी बताऊंगी, लेकिन पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में एक बार फिर से आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देती हूँ। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार अंसारी ने अपनी जमानत को खुद रद्द कराया था और वो गाजीपुर जेल चला गया ताकि कृष्णानंद राय की हत्या में उसका नाम ना आए, और वहीं से अपने खास गुर्गे मुन्ना बजरंगी के जरिए कृष्णानंद राय की हत्या कराई। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय एक प्रोग्राम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनके काफिले पर मुन्ना बजरंगी और उसके शूटर्स ने अटैक कर दिया। कहा जाता है कि जगह भी ऐसी चुनी गई जहां सड़क एकदम पतली थी ताकि गाड़ी को मोड़ा ना जा सके। AK-47 से 400 राउंड गोलियां फायर की गई, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम के दौरान इन लोगों की बॉडी से 67 गोलियां निकली थी। जरा सोचिए कि ये मर्डर कितना विभत्स हुआ होगा। मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जेल से उसका सिक्का चलता था। वो वहीं से अपना राजपाट चलाता था। इसकी एक बानगी और तब सामने आई जब गाजीपुर जेल में 2005 दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताजी मछलियां खाने के लिए बकायदा जेल में ही एक तालाब तक खुदवा दिया। साथ ही उसे बैडमिंटन खेलने का भी बड़ा शौक था। आज जब उस मुख्तार अंसारी को आप व्हील चेयर पर देखते हैं, अब तो खैर कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सोचिए, बड़ा शौकीन किस्म का आदमी था। ताज़ी मछलियां खाने के लिए जेल में तालाब बना दिया, जेल में ही बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया, जहां उसके साथ डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करते थे। जरा रसूख सोचिए क्या रहा करता होगा। गाजीपुर जेल में वो एक चबूतरा बना रखा था, उसके ऊपर बैठता था, मंच के ऊपर, वहाँ से बैठ के वो दरबार लगाता था। एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट्स का पैट्रोनेज रहा इसको, तो उसके कारण कोई भी जेलर, कोई जेल सुपरिटेंडेंट, जब तक कि गवर्नमेंट सख्ती से सपोर्ट नहीं करती है ऑफिसर्स को, तब तक फिर वो एक मैसेजिंग हो जाती है कि इनको कुछ नहीं कहना है। तो मनमानी अपना इसकी चलती रही बहुत दिनों तक। इसी सब वजह से एक पॉन्ड बनाया गया, उसमें मछली पाली गई, सुना वो भी इसी वजह से बनाई गई थी कि मछली वहाँ पे मिलेगी। तो अवधेश राय की हत्या भी कोई मामूली नहीं। अजय राय के भाई हैं और यूनियन लीडर वगैरह रहे। जब मैं एसपी सिटी होता था बनारस में, तब यूनियन लीडर थे। तो हत्याएं तो गाजीपुर में बहुत हुई, ठेकेदारी के राइवलरी में हत्याएं हुई। जेल के अंदर तालाब बनाया था, ऐसा कहा जाता है। मैंने नहीं देखा, बताते हैं तालाब बनाया गया था, उसमें मछली पालन होता था। तो ये सब एक्टिविटीज़ थी और कोई जरा सी सख्ती करने की कोशिश करता था तो कार्रवाई हो जाती थी उसके ऊपर। यूपी की राजनीति में मुख्तार अंसारी का दबदबा इस कदर बढ़ चुका था कि वो जेल में हो या फिर बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जेल से ही अपने जुर्म की दुनिया भी चलाता था और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ से भी उसने दुश्मनी पाल ली थी। कहा जाता है कि पहले 2005 मऊ दंगे के बाद योगी मऊ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। और इसके बाद साल 2008 में जब आजमगढ़ में योगी ने आतंकवाद के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया,
जब वो आजमगढ़ जा रहे थे तो उनके काफिले पर बकायदा हमला करवाया गया था। इसका आरोप भी मुख्तार अंसारी के गैंग पर ही लगता रहा। लेकिन मुख्तार को ये कहां पता था कि जिस योगी को वो हल्के में ले रहा है वही योगी एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कहा यह जाता है ना कि समय का पहिया बदलता है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हुआ। साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी ने सत्ता में आते ही माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। मुख्तार को अब समझ में आने लग गया था कि अब उसकी भी बारी आने ही वाली है। लेकिन पहली बार उसे डर तब लगा जब उसके खास गुर्गे मुन्ना बजरंगी का जेल के अंदर ही मर्डर हो गया। कृष्णानंद हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुन्ना बजरंगी बागपत की जेल में बंद था। 10 जुलाई 2018 को जेल में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुनील राठी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। योगी राज में कस्टडी में मौत का यह पहला मामला था। मुन्ना बजरंगी की मौत से मुख्तार अंसारी बुरी तरह डर गया, क्योंकि मुन्ना बजरंगी ही उसके काले साम्राज्य को संभालता था। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद किसी तरह जुगत लगाकर उत्तर प्रदेश की जेल से वो बाहर जाना चाहता था और इसके लिए उसने पंजाब को चुना, जहां उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसे कोर्ट के आदेश पर पंजाब के रोपड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। डरा हुआ तो बहुत था, क्योंकि उसने जो मजे लिए थे, अब वो सरकार का सपोर्ट तो था नहीं, न पुलिस प्रशासन का सपोर्ट था। किस तरह से व्हील चेयर पे आया था, अब उसकी पहले क्या शक्ल थी, कैसी हो गई थी, तो हर समय डरता था वो कि मेरा जो साम्राज्य कायम किया था गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो सब कुर्क किया जा रहा है। तो डर तो खौफ अब इसके अंदर बैठ गया था, जो लोगों में इसने बैठाया था वो वापस इसमें बैठ गया। और ये कोशिश करता था चालाकी से कि किसी तरह हम उत्तर प्रदेश के जेलों से बाहर जाके किसी अदर स्टेट में हो जाए। जैसे पंजाब जेल में रह रहा था और वहाँ ऐसे रह रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ऐसे रह रहा था। तो ऐसी दशा में ये कोशिश कर रहा था, माहौल बना रहा था। अगर इसकी हत्या मान लीजिए कल को डेथ नहीं होती हार्ट अटैक से, तो न्यायालय में इसी चीज़ को ले जाके बढ़ा के ये कोशिश करता कि हमारा जेल यहाँ से बदल जाए, उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाए। मुख्तार पंजाब की जेल में मौज कर रहा था और इस बात का खुलासा पंजाब के जेल मंत्री ने भी किया था। लेकिन योगी सरकार उसे पंजाब से यूपी लाना चाहती थी। इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी चली। करीब 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली। मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल लाया गया, लेकिन उसका खौफ किस कदर था, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में भरा हुआ था। इसकी बानगी भी देखने को मिली। जब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में से 2021 बांदा जेल में शिफ्ट किया गया, तो इसका असर यह हुआ कि कोई भी जेलर जेल का चार्ज तक लेने के लिए तैयार नहीं था। जरा सोचिए, मुख्तार के खौफ की वजह से 1.5 साल तक बांदा में जेलर की कुर्सी खाली रही और बाद में कहीं जाकर 2 जेल अधिकारी विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। मुख्तार का रसूख इतना था कि बांदा जेल में मुख्तार के लिए अलग से बैरक बनाई गई थी। मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल की CCTV बंद हो जाते थे, ताकि वो किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसकी जानकारी किसी को भी ना मिले। जून 2021 में जब बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा, उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार अंसारी की सेवा में लगे हुए थे। तत्कालीन DM और SP की जॉइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर समेत 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के डर से कभी जिस बांदा जेल में जेलर की कुर्सी 1.5 साल तक खाली रही, अब उसी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। आरोप लगा कि उसे स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आनी बाकी है। लेकिन मुख्तार के खिलाफ असली एक्शन तो 18 महीने पहले ही शुरू हो गया था, जब उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया। उसके खिलाफ 65 केसेस दर्ज थे। इनमें से 2 केस में उम्र कैद की सजा हुई। एक अवधेश राय मर्डर केस, दूसरा फर्जी दस्तखत के जरिए लाइसेंसी हथियार लेने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके अलावा 8 और केस दर्ज हैं, जिसमें सजा सुनाई गई। फर्जी लाइसेंस का मामला साल 1987 का था, जिसकी सजा इस साल 13 मार्च को ही सामने आई। मुख्तार की मौत का सच क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में एक और माफिया का अंत हो गया। राजधर में आज बस इतना ही। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। मुख्तार अंसारी को लेकर अभी असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, पहले ये आपको बता देते हैं।
मुख्तार अंसारी की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आया है। सर की मौत हुई, उस पर आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं मतलब ये इस पे बहुत सारा राजनीति हो रहा है और कह रहे हैं कि उनके बेटे का ये कहना है कि पॉइजन देके उनको मारा गया। आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है।